तो जय हिंद दोस्तों, अभी जो केमिस्ट्री का जो वीडियो मैंने इससे पहले वाली डाली थी उसी केमिस्ट्री के वीडियो को आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। इससे पहले मैंने क्या किया था, अगर वीडियो नहीं देखी ना तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसमें मैंने केमिस्ट्री का पूरे का पूरा चैप्टर खत्म करवा चुका हूं। आपका हेनरी लो हो, रोल्स लो हो, आपका मोलैलिटी हो, कुछ भी हो, सब कुछ मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एजियोट्रॉप्स। क्या एजियोट्रॉप्स क्या होती है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि ये एजियोट्रॉप जो होते हैं, एजियोट्रॉप्स ये होते क्या है यार। एजियोट्रॉप्स बोल तो देते हैं, इसका मतलब क्या होता है एजियोट्रॉप्स का। ये बाइनरी सॉल्यूशन होता है। इसके बाद ये सेकंड जो होता है, इसका क्या होता है, इसे बॉईल किया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। बॉईल किया जाता है किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। थर्ड इसका पॉइंट होता है आपका कि इसके जो कंपोजिशन होते हैं वो वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। एट लास्ट आपका क्या हो जाता है इसको कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, कौन सा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा इसे अलग नहीं किया जा सकता। तो ये आपके एजियोट्रॉप्स है। एजियोट्रॉप्स को भी हमने दो भागों में बांट दिया यार इस बार। क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते क्या है, तो सबसे पहले मैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की बात करूंगा। मिनिमम बॉइलिंग क्या होता है कि एक मैंने मिक्सर बना दिया, समझ लो ये मिक्सर रखा हुआ है आपके पास, ये और ये आपके कंपोनेंट है जो मैंने इसके अंदर मिलाए। तो मिक्सर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। समझ आया क्या बोला मैंने। जब मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एग्जांपल क्या लेते हैं हम कि 95% मैंने एथेनॉल के अंदर 5% वाटर को मिला दिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पर मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का क्या हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है। समझ आ गया मिनिमम बॉइलिंग। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, हम कहेंगे कि मैक्सिमम बॉइलिंग, अभी मैंने क्या बताया मिनिमम में कि उसका जो मिक्सर है, मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या था, कम। अब मैक्सिमम में क्या हो जाएगा कि मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो, ग्रेटर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एग्जांपल क्या दिया जाता है, नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसका 68% नाइट्रिक एसिड एग्जांपल होता है, ये आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का होता है। यहीं पे आपका एजियोट्रॉप्स जो होता है वो क्या हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। तो एजियोट्रॉप्स की आपको कहानी समझ ही आ गई होगी। एजियोट्रॉप्स पूरा आपका टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके बता देना है, ठीक है, समझ आ गया। क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे जो डिपेंड करती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को भी कई भागों में बांटा गया है। एक आपका रिलेटिव लोअरिंग, उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक और उसके बाद बायोन ऑफ फैक्टर। इससे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मैं कुछ 3 टर्म बताना चाहूंगा, उन 3 टर्म को समझो। एक है आइसोटोनिक, एक है आपका हाइपोटोनिक, एक है आपका हाइपरटोनिक। मैंने 3 टर्म लिख दिया, हाइपरटोनिक। अब यहाँ पे टोनिक आ रहा है तो टोनिक मतलब कुछ समझ मत जाना। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, इन 3 तरह के सॉल्यूशन के बारे में ना सब कंफ्यूज रहते हैं। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन मैं आज बताऊंगा। इसके बाद इसे समझने के बाद कभी दोबारा कंफ्यूज नहीं होगे इन तीनों पे। समझ आया क्यों। अब मैंने क्या बोला, आइसोटोनिक में अपने दिमाग में याद रखना, आइसो मतलब क्या होता है, इक्वल। आइसो मतलब क्या होता है, इक्वल मतलब बराबर, याद रखना ये चीज। हाइपो मतलब क्या होता है, कम, लेस। उसका हाइपरटोनिक मतलब क्या होता है, अधिक, मतलब
ग्रेटर। ये 3 वर्ड का मतलब याद रखना, आप देखो कैसे जबरदस्त तरीके से सीखोगे। आइसोटोनिक मतलब होगा कि इसमें जो कंसंट्रेशन मिलाई जाएगी, कंसंट्रेशन वो इक्वल होगी किसके, सॉल्यूट पार्टिकल के, और ये भी इक्वल किसके होगी, वाटर के। ये 3 कंडीशन मैंने बता दी, अब समझना कैसे। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि इसमें जो कंसंट्रेशन होगी वो आपका क्या होगा, लेस होगा। कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। अगर कंसंट्रेशन कम है तो इसका जो सॉल्यूट होगा वो भी कम होगा। फिर कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज हो रही है तो कंसंट्रेशन क्या होगी, उस सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है। कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज हो रही है तो सॉल्यूट पार्टिकल भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर सॉल्यूट डिक्रीज हो रहा है तो वाटर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, इंक्रीज। वाटर क्या होगा, ज्यादा। अब आते हैं हम हाइपरटोनिक में। हाइपरटोनिक में क्या कहता है कि ये जो कंसंट्रेशन है इसकी, कंसंट्रेशन वो क्या होगी, ज्यादा। अधिक लिखा है ना, इसका मतलब ज्यादा। तो सॉल्यूट क्या होगा इसका, सॉल्यूट भी इसका ज्यादा। तो वाटर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, इसका कम। लो भाई मैंने तीनों कंडीशन तीनों के लिख दी। अब इन 3 कंडीशन को ना अपने माइंड में छाप लेना, और छापने के बाद देखो कितनी अच्छी तरीके से। अगर ये होगा तो इसमें मैंने कोई भी मेम्ब्रेन डाल दिया, समझ लो ये है, इसके अंदर एक मैंने मेम्ब्रेन डाल दिया रेड ब्लड सेल का। कौन सा आपका, रेड ब्लड सेल का मैंने क्या डाल दिया, एक मेम्ब्रेन डाल दिया। तो इस कंडीशन में इक्वल है दोनों, मतलब वाटर भी इसके अंदर सब कुछ क्या है, एक बार इसके अंदर इक्वल मेम्ब्रेन के अंदर। तो जब मेम्ब्रेन को इसके अंदर डाला जाएगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे कंडीशन क्या होगा, आइसोटोनिक। इसका डेक्सट्रोस, डेक्सट्रोस जो होता है इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, ठीक है। और 0.9% NaCl जो होता है वो भी आपका इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। समझ आ गया। इसके बाद आते हैं हम हाइपोटोनिक में। तो हाइपोटोनिक में कंसंट्रेशन क्या है, कम। अब मैंने एक इसका बना दिया ये एक फिगर। अब इसके अंदर क्या होगा, ये मैंने RBC डाल दिया, मतलब रेड ब्लड सेल डाल दिया। इस कंडीशन में वाटर क्या है, ज्यादा। वाटर क्या है, बहुत ज्यादा। जब वाटर बाहर की ओर ज्यादा है और अंदर कंसंट्रेशन कम है तो इससे क्या मिलेगा कि ये सोचेगा बाहर से मैं अंदर की ओर भाग लूं। बाहर से क्या कर लूं, बाहर कुछ ज्यादा मात्रा में, तो ये सोचेगा मैं अंदर की ओर भाग लूं। ये भाई अंदर की ओर भागेगा और अंदर का ये जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फूल सा जाएगा। जैसे देखा है ना कभी किशमिश को जब पानी के अंदर डालते तो किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन अंदर से कम है और वाटर क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं। तो वाटर बाहर वाली सारी वाटर किशमिश के अंदर चली जाती है और वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। यही कंडीशन आपका हाइपोटोनिक है। समझ आया हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है बाहर की ओर। अब जब बाहर वाटर कम है तो वो बाहर वाटर और चाहेगा ना, क्योंकि जहां वाटर कम है वो वाटर अपनी ओर मांगता है। देखा है ना, ह्यूमस ज्यादा हो जाती है तो कूलर जो होता है, डेजर्ट कूलर जो होता है वो गर्मियों में ठंडा हवा क्यों देने लगता है। रीजन ये होता है ना कि हमारे यहाँ पे मॉइस्चर में पानी की कमी हो जाती है तो वो कूलर के पानी को क्या करने लग जाता है, एब्जॉर्ब करने लग जाता है, मतलब वो वेपराइज करने लग जाता है। और वेपराइज के कारण क्या होता है, वो बिल्कुल ठंडा शीतल हो जाता है और हमें कूलर गर्मियों में भी ठंडी ठंडी हवा देता है। तो यही कंडीशन यहाँ पे भी हो जाती है कि बाहर जब वाटर की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो मेम्ब्रेन के अंदर से वाटर बाहर की ओर आएगा और किसी के पास क्या है, वाटर थोड़ी सी मात्रा है। अब वो भी तुम उससे ले लोगे यार तो वो क्या हो जाए, सिकुड़ सा जाएगा ना। तो इस कंडीशन में क्या होगी, हाइपरटोनिक में जो सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन आपने सॉल्यूशन की पढ़ ली कि आइसोटोनिक में कोई चेंज नहीं आएगा। हाइपरटोनिक में आपका कंसंट्रेशन जो होगा और वो जो मेम्ब्रेन होगी वो स्वेल हो जाएगा, और जो हाइपरटोनिक है उसके अंदर क्या हो जाएगी, वो सिकुड़ सी जाएगी। तो ये 3 कंडीशन, और आज के बाद ये 3 चीज कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, समझ आया। और इसे अच्छे से समझना, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। करते हैं अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आ गया यार, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया ना, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या डिपेंड करती है ओनली आपका सॉल्यूट पार्टिकल पे। ओनली किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पार्टिकल पे। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव का सबसे पहला जो पार्ट है वो लेके आया हूं यार। पहले मैं क्या, रिलेटिव, मतलब लोअरिंग, कोई एक चीज होगा हमारा प्रेशर, वेपर प्रेशर का। ठीक है, अब वेपर प्रेशर के बारे में पहले समझ लो, या वेपर प्रेशर से पहले मैं ये बता देता हूँ रिलेटिव लोअरिंग के बारे में कि वो होती क्या है रिलेटिव लोअरिंग। अब मैंने बोला मैंने एक आपको कंटेनर दे दिया, ये आपका सॉल्वेंट है, इसमें क्या है आपका सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पानी।
अब इस मैंने सॉल्वेंट भर दिया है, तो इस सॉल्वेंट पे अगर मैंने रूम टेम्परेचर पे देखा तो यहाँ पे मेरे वेपर बन गए, यहाँ पे मेरे क्या होगा, यहाँ पे वेपर जो है वो कंटेन हो गए, इतने वेपर बने, ठीक है। इसके बाद मैंने एक और कंटेनर लिया, लेकिन इसमें जो वेपर प्रेशर है, इसमें जो प्रेशर जो वेपर द्वारा लगाए जाते हैं एट अ लिक्विड सरफेस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन अ लिक्विड सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर इस पे जो लगाएंगे लिक्विड पे, ये प्योर फॉर्म में लगाएंगे, तो इसे मैंने लेट कर लिया P नोट ए, मतलब ये सॉल्वेंट का, इसे मैंने क्या लेट कर लिया, P नोट ए। अब आता हूं मैं इसके पास, ये क्या है हमारा, ये हमारा तो सॉल्वेंट था, लेकिन इसके अंदर मैंने एक सॉल्यूट मिला दिया है, ये आपके सॉल्यूट यहाँ पे रखे पड़े, ये रे मेरे सॉल्यूट पार्टिकल। अब क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल के मिलने के कारण जब इसमें मैंने हीट भी दिया ना, तो हीट के कारण क्या होगा इसमें कि इसमें जो वेपर बनेंगे अब वो पहले के मुताबिक क्या हो जाएंगे, अब कम हो जाएंगे, पहले के मुताबिक अब क्या हो जाएंगे, थोड़े कम हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होगा इस बार PA मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाए, आपका वेपर प्रेशर जो है वो आपका सॉल्यूशन का PA है, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन। इसकी एक डेरिवेशन होती है फॉर्मूले की, वो डेरिवेशन करेंगे अब आपको समझ आ गया होगा कि रिलेटिव लोअरिंग क्या है, कि जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, आपका हाई होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में जब हमने सॉल्यूट पार्टिकल मिला है, सॉल्यूट पार्टिकल समझ लेना कोई भी है, जैसे NaCl है आपका, ठीक है, नमक जो है वो NaCl को मिला दिया तो भी आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर उसका कम हो जाएगा। रोल्स लॉ क्या कहता है, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। पार्शियल प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, जानते हो ना ये। अगर ये होगा तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो PA होगा वो इक्वल टू हो जाएगा P नोट A मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये हो जाएगा। और अब हम ये भी जानते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ जो बी होता है वो 1 के इक्वल होता है। मैं यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जब निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस जगह पे जो मैंने इक्वेशन बनाए इस जगह पे मैं इसे पुट कर दूंगा, इस जगह पे मैं क्या करूंगा, इसको पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू P नोट A और ब्रैकेट में मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस XB के, क्या हो जाएगा, x नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ b है। के बाद क्या होगा, इसे मैं क्या कर दूंगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, PA इज इक्वल टू P नोट A माइनस P नोट A और मोल फ्रैक्शन ऑफ b, मेरा ये बन गया। समझ आया यहाँ तक मैंने क्या किया। अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं इसे इधर लेके आ जाऊँगा, इसे मैं इधर लेके चल जाऊँगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, P नोट A XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये आ जाएगा P नोट A और ये प्लस का इधर जाके माइनस PA बन जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा हमारा, मैंने देखा कि अभी हमारा ये वेपर जो प्रेशर बना है ये हमारा क्या आया, चेंज इन प्रेशर जो दोनों में आ रहा था वो हमारा आ गया सॉल्यूशन का और इसका, समझ आया इतना। लेकिन ये रिलेटिव लोअरिंग नहीं बना, अभी ये क्या है आपका, ओनली इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा है। रिलेटिव लोअरिंग कब बनेगा, जैसे ही मैंने किया इसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो ये क्या आ जाएगा, P नोट A माइनस PA अपॉन में क्या बन जाएगा, P नोट A। तो ये आपका रिलेटिव लोअरिंग का एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। और रिलेटिव लोअरिंग जब निकालोगे P नोट A माइनस PA अपॉन में क्या आ जाएगा, P नोट A इज इक्वल टू, अब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं यार, ये तो जानते ही हो। इसका मैं जब निकालूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1। अब 2, 1 और 1 इसका मतलब समझ सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। W2 बाय M2, W1 बाय M1 इस फॉर्म में भी बना सकते हो। मैंने आपका N2, N2, N1 ये इस फॉर्म में भी बना दिया। तो ये आपका जो फॉर्मूला ड्राइव किया है मैंने, ये रिलेटिव लोअरिंग का आपका फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। यहाँ पे समझ आया, ये जो मैंने फॉर्मूला आपको समझाया, इस तरीके से रिलेटिव लोअरिंग के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ये लास्ट जो फॉर्मूला बना है इस पे बेस आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। समझ आ गया होगा। इसमें ये ध्यान रखना, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो W2 बाय M2, नीचे आप लिख सकते हो इसकी जगह पे क्या, W2 बाय M2 प्लस W1 बाय M1, ये लिखोगे और सॉल्व करके जब फॉर्मूला जब पुट करने आएगा, बेस्ट जो होता है ये निकालना, हमेशा आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है किसका, सॉल्यूट का। समझ आ गया ये, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग में फर्स्ट पार्ट जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का होता है यहीं पे खत्म हो जाता है।
बॉयल करना किससे ज़्यादा कठिन होता है हम ये उससे देखते हैं, फिर हम ये इस फैक्ट पे आएंगे। मैंने किसी चीज़ को बॉयल कर रहा हूँ, अगर मैं वाटर को बॉयल कर रहा हूँ तो वाटर जो होगा उसमें अगर कुछ मिक्स नहीं है तो वो जल्दी से बॉयल हो जाएगा, एक टाइम पे आने के बाद वो क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। लेकिन उसी की जगह मैंने मिक्स कर दिया है, मिक्स करके उसे बॉयल कर रहा हूँ तो उसमें जो टेम्परेचर लिया जाएगा वो बहुत ज़्यादा हाई लिया जाएगा। तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर इस कंडीशन में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, और जो आपका सॉल्वेंट क्या होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इस कंडीशन में हमारा डेल्टा टीबी, इसे हम क्या कहते हैं, आपका क्या एलिवेशन वाला जो पॉइंट होगा ना, जो उनके बीच का डिफरेंस, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस टेम्परेचर का, वो जो इक्वल होगा वो आपका टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट के इक्वल होगा। टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट। टी सॉल्यूशन पहले क्यों लिया कि सॉल्यूशन का जो आपका टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, हाई होता है, और जो सॉल्वेंट का होता है वो क्या होता है, कम होता है। इस कंडीशन में लिया गया। अब टी बी क्या है, डेल्टा टी बी, तो आपने ये समझ लिया डेल्टा टी बी क्या है। अब इसके बाद हम इसकी ड्राइव करेंगे। तो कहा क्या जाता है, जो डेल्टा टी बी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी के, किसके, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज नोन एज मोलैलिटी। अब क्या होता है, जब इसे हम ड्राइव करते हैं तो डेल्टा जो टीबी आता है हमारा इक्वल टू में केबी आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, आपका मोलल कांस्टेंट भी कहा जाता है और इवेल्योस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इवेल्योस्कोपिक कांस्टेंट, लिखा हुआ आ रहा है यार, समझ सकते हो। अब इवेल्योस्कोपिक कांस्टेंट और मोलैलिटी ये दोनों मिल गई तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, और मोलैलिटी बन गया। और मोलैलिटी को हम एक्सप्रेस कर दे अगर फॉर्म में, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, मोलैलिटी को क्या लिखूंगा मैं, किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का लिखने के लिए क्या लिख देते हैं हम, W2/M2, और जो आपका गिवन मास जो होगा सॉल्वेंट का वो क्या होता है आपका W1, और इसको क्या होता है, जब हम ग्राम में दिया होता है इसे हम क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम में। तो इसका जो फॉर्मूला से होता है उसे हम 1000 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो सिंपल फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, और यहाँ से बन जाता है आपका मल्टीप्लाई में W2/M2 मल्टीप्लाई में 1000 बाय में W1। जो W2 है आपका गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, ये आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये आपका गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है। तीनों चीज बता दिया मैंने। इस फॉर्मूले को पुट करना, आपका एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका मिल जाएगा। इसका एक ग्राफ होता है, सिंपल सा ग्राफ है ये। क्या, ये जो वेपर प्रेशर है और नीचे की ओर आपका क्या है, टेम्परेचर है। वेपर प्रेशर और नीचे की ओर टेम्परेचर। तो इसमें क्या किया जाता है, एक ऐसा कर्व सा बनता है, यहाँ पे एक कर्व, और कर्व दोनों एक जगह पे मिक्स हो रहे होते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे मैं लेके आया तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या होगा, ये नीचे की ओर आएगा, और इस पॉइंट पे ये नीचे की ओर। तो ये पॉइंट क्या बताता है आपका, ये वो पॉइंट क्या बताता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो तो आपको डेल्टा टी बी बताएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बताएगा। जो पहले वाला होगा और बाद वाला होगा, तो पहले वाला आपका टी सॉल्वेंट बता देगा, टी सॉल्वेंट बता देगा, और जो दूसरा वाला टी आपका सॉल्यूशन बता देगा। तो ये आपका कर्व किसका हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट का, और ये कर्व किसका हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन का। यहीं पे क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसका फॉर्मूला ड्राइव हो गया, आपने ग्राफ देख लिया, ग्राफ भी आपने देख ही लिया। ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन आपका, ये आपका टी सॉल्वेंट हो गया, ये आपका टी सॉल्यूशन हो गया। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो समझ आइए ये पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पहले बता दूं क्या होता है, कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है जिस टाइम पे जब आप लिक्विड फेज में और आपका सॉलिड फेज में, वेपर प्रेशर जो हो वो लिक्विड में और सॉलिड में जिस टाइम पे सेम हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, आपका फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीज हो जाना, समझ आया ना, फ्रीजिंग पॉइंट। किसी चीज को फ्रीज करना, ध्यान रखना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो चीज में फ्रीज अगर करना हो ना, हम देखेंगे कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सॉल्वेंट क्या क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, डेल्टा टी एफ जो हो जाता है वो आपका टी सॉल्वेंट माइनस टी सॉल्यूशन के इक्वल होता है। टी सॉल्वेंट माइनस टी सॉल्यूशन के इक्वल होता है। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को इस डायरेक्ट इसी के बाद भी क्या कर देते हैं, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, और डेल्टा टी एफ जो होता है वो इक्वल टू के एफ हो जाता है। ये आपका क्या कहलाता है, क्रायोस्कोपिक
कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये आपका मोलैलिटी हो जाती है और डेल्टा टी एफ जो है वो इक्वल हो जाता है के एफ W2/m2 मल्टीप्लाई में 1000 बाय में W1। ये आपका एक फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हो जाता है। यही फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, किसका हो जाता है, ये आपका डेल्टा टी एफ मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला। ये एक आपका के एफ होता है, या आपका इससे पहले मैंने बताया टीबी, ठीक है। उन दोनों का जो कांस्टेंट मतलब ऐसा यूनिट की बात करूं तो वो क्या होता है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और जो वाटर का केएफ होता है वो कांस्टेंट होता है 1.86 और यूनिट आप यही लगा लोगे। समझ आ गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसका एक ग्राफ बनता है, सेम ग्राफ होता है आपका वेपर प्रेशर और आपका ये आपका टेम्परेचर के बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। इसमें ये एक ग्राफ आ रहा होता है, फिर एक नीचे की ओर ग्राफ आ रहा होता है, ये एक इसमें एक ये कर्व आ रहा होता है, एक नीचे की ओर ऐसा कर्व आता है और ये कर्व यहाँ नीचे की ओर चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस कर्व में यहाँ से एक आता है और एक आपका यहाँ से आ जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसे तो हम क्या कह देते हैं, डेल्टा टी एफ। समझ आया। और इसमें जो पहले वाला जो टेम्परेचर होता है ये आपका सॉल्यूशन का होता है और जो आपका सेकंड वाला ये वाला होता है वो आपका टी सॉल्वेंट का होता है, टी सॉल्वेंट। और ये जो होता है आपका, ये समझिएगा, ये किसका, आपका सॉल्वेंट का, और ये आपका किसका है, आपका सॉल्यूशन का। और जो ये कर्व होता है ये फ्रोजन सॉल्वेंट होता है, फ्रोजन सॉल्वेंट। तो ये तीन कर्व बनते हैं और इससे आपका क्या हो जाता है, एक पूरा कर्व का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। तो ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यहीं पे खत्म हो जाता है। इसका आपने फॉर्मूला देख लिया, इसका आपने कर्व देख लिया, फ्रीजिंग पॉइंट होती क्या है, यहीं पे फिर कोई दिक्कत नहीं। समझ आया इसके बारे में भी। तो ये आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। ओस्मोसिस किसे कहते हैं, ओस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि ये ध्यान रखना, ये आप जो फिगर देख रहे हो ना, ये वाली फिगर, इसके अंदर पूरा आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपका सॉल्वेंट पार्टिकल है, इस तरफ सॉल्यूशन है। तो कहा जाता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है या फिनोमिना होता है या घटना होती है कि सॉल्वेंट पार्टिकल को, ठीक है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ, किसके थ्रू, जो ये एसपीएम दिया हुआ है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू पहुंचाया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपका ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम किससे, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट थ्रू द एसपीएम, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। समझ आ गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपका ओस्मोसिस। आप पूछते हैं ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक्सिस प्रेशर अप्लाइड इन अ सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ, किसे, आपका सॉल्वेंट पार्टिकल को, उसे हम क्या कहते हैं, आपका ओस्मोटिक प्रेशर। तो ओस्मोटिक प्रेशर को किससे दर्शाया जाता है, पाई से। पाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सी आर टी। सी क्या आपका, मोलैरिटी। सी क्या आपका, मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होती है, आप जानते हो ना क्या होती है, ये आपका कंसंट्रेशन होता है। तो ये आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कैसे निकालें, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और इसके साथ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू में आर टी, तो हाई है आर, और इधर आपका क्या हो जाएगा, पाई। तो पाई का आपका फॉर्मूला बन जाएगा W2/m2 इंटू V और ऊपर RT। ये आपका फॉर्मूला यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। पाई का फॉर्मूला आपने देख लिया, किसका था ये, आपका ओस्मोटिक प्रेशर का। तो ओस्मोटिक प्रेशर का आपने फॉर्मूला देख लिया, ओस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। अब इसमें एक छोटा सा और वर्ड आ जाता है आपका रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस क्या होता है आपका, कि जो सॉल्यूशन साइड पे जो प्रेशर लगाया जाता है उसे एक्सिस प्रेशर से ज्यादा कर दो, कि जो आपका प्रोसेस है ना, वो जो सॉल्वेंट पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे आ रहा था, वो आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाना शुरू कर दे। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपका रिवर्स ओस्मोसिस। और ये आपका सी वाटर जो होता है ना, उसके डिस्टिलेशन में बहुत ज्यादा काम आता है आपका रिवर्स ओस्मोसिस। तो रिवर्स ओस्मोसिस समझ आ गया। जब हमारा जो पाई है ना, पाई की वैल्यू जितनी है ना, जितनी अगर उसमें स्पेसिफिक हो रखी है, उससे ज्यादा उसे बढ़ा दो कि वो जो फ्लो है वो उल्टी होनी शुरू हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ओस्मोसिस। एग्जाम्पल आपका डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर। समझ आ गया। तो ये आपका प्रोसेस थे और ये हो गए। वन ऑफ फैक्टर होता क्या आपका, वन ऑफ फैक्टर जो हम बात करते हैं उसमें क्या कहते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन डिवाइडेड बाय द
टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, टूट जाना, और एसोसिएट मतलब आप जानते ही हो। एसोसिएशन और एसोसिएशन की जो कंडीशन होती है वो अलग अलग होती है। मैंने दोनों फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। आपका जो डिसोसिएशन में होता है वो ये फॉर्मूला होता है आई फैक्टर का, और जो आपका एसोसिएशन में होता है ये होता है। दोनों ही फॉर्मूला आपको समझ आएगा। इन फॉर्मूले का यूज करना जो सभी जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। इस वीडियो में जो है पूरा मैंने आपको कंडीशन जो थी पूरी आपको अच्छे तरीके से बता दिया है, और पूरा यहीं पे जो हो जाता है वो समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो ना यार, तो एक लाइक बटन होता है उसे ठोक डालना, और चैनल पर नए आ गए हो तो रेड कलर का बटन दबा देना यार, क्योंकि ऐसे जबरदस्त वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।